कम बैक गाइस, जेनॉक्स लर्निंग स्टडी के अंदर आपका स्वागत है। मैं गोविंद सोनी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अपने 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा चैप्टर अपना आज या कल वाले सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अपन ने कल क्या पढ़ा था? इनफिक्स। इनफिक्स अपना कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, इसके अंदर अपन ने 2 चीजें पढ़ी थी, एक तो ऑपरेटर और दूसरा ऑपरेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑपरेटर क्या होते हैं? जो आपके ये और ये लगते हैं, ये ऑपरेटर है। और जो ऑपरेंड होते हैं वो कौन से होते हैं? ए बी सी एंड डी, इस तरीके से एन सुन तक जो चलते हैं वो आपके ऑपरेंड कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे अपन बात करेंगे प्रीफिक्स की और पोस्टफिक्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, आज अपन किसकी बात कर रहे हैं? प्रीफिक्स या उपसर्ग नोटेशन की आज अपन इसकी बात करेंगे। ये सेकंड उसी पॉइंट के अंदर बताया था मैंने आपको, क्या बताया था? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 3 टाइप बताए थे मैंने, जिसके अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ही आता अपने सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट था इनफिक्स और दूसरा है प्रीफिक्स। इसके अंदर क्या होता है देखो, उसके अंदर अपन ने क्या बताया था? a माइनस के b प्लस के c, ये वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताई थी। इसके अंदर क्या होता है? जो ऑपरेटर होता है वह ऑपरेंड से पहले लिखा जाता है। क्या करेंगे? इस नोटेशन में ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले लिखा जाता है। नाम से ही हमें पता लग रहा है, क्या नाम है? प्रीफिक्स। प्री यानी पहले, पहले जो ऑपरेटर लगता है उसको अपन प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, प्लस का ए और बी, ठीक है, ये आपका हो गया आपका ऑपरेटर, और ये आपका जो है वो है आपका ऑपरेंड। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमारे ये जो प्रीफिक्स है वो कंप्लीट होता है। फिर भी आप चाहते हो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसका। देखो, अब अपन बात करते हैं इसके आगे की, ये क्या होता है। इनफिक्स के अंदर क्या बताया था? इनफिक्स के अंदर मैंने आपको जो डेफिनेशन दी थी वो क्या है? दो ऑपरेंड के बीच के अंदर जो ऑपरेटर लगता है वो क्या कहलाता है? इनफिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखो, अब प्लस के ए बी और ए प्लस बी ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है? ए प्लस बी ही होता है। ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं पोस्टफिक्स की। उससे पहले एक चीज जो बताना चाहता हूं मैं, प्रीफिक्स के अंदर ही, प्रीफिक्स को कभी एग्जाम में आ जाए, पोलिश नोटेशन किसे कहते हैं? प्रीफिक्स को पोलिश नोटेशन भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, प्रीफिक्स को ही अपन क्या कहते हैं? पोलिश नोटेशन। यहां तक समझ में आ गया? आगे बात करते हैं पोस्टफिक्स की। थर्ड क्या आएगा आपके? पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स में पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। जैसे अपन ने टेंस के अंदर पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। पास्ट क्या तो पहले का होता है ना, इसके लिए इसमें बात करेंगे अपन। ऐसे लिख लो, पोस्टफिक्स में ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद लिखा जाता है। यहां तक कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, कैसे लिखा जाता है?
ए प्लस बी, इस तरीके से ही यह आपका क्या है ऑपरेटर, और ये क्या है आपका ऑपरेंड। ओके, इसके अंदर एक पॉइंट है ए प्लस बी जो कि इनफिक्स के बराबर होता है। कैसे? ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा ए प्लस के बी। ओके, यहां तक नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, एक और पॉइंट आता है इसके अंदर स्टेक में। स्टेक में पोस्टफिक्स का उपयोग एक नोटेशन को दूसरे नोटेशन में रूपांतरित या ट्रांसफर करने के काम आता है। क्या बताना चाह रहा हूं, सुनो ध्यान से। स्टेक में पोस्टफिक्स का उपयोग एक नोटेशन को दूसरे नोटेशन में चेंजेस करने के काम में लिया जाता है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट के द्वारा बता सकते हो, दोबारा बता दिया जाएगा आपको। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, अब बात करते हैं बग ट्रैकिंग की, कि बग ट्रैकिंग क्या होती है। देखो, अब अपना सेकेंड इसका यूजेज में आते हैं। यूजेज में क्या है, सेकेंड पॉइंट आता है इसका बग ट्रैकिंग। ओके गाइज, बग ट्रैकिंग। अब बग ट्रैकिंग क्या होती है, जिस प्रकार से आपको एक ट्रैक मिलता है, ट्रैक मतलब जैसे रोड होती है अपनी, तो वो एक दिशा के अंदर जा रही है, लेकिन उसका एक लिमिटेशन होती है ना, उसी प्रकार से इसके अंदर जो बग ट्रैकिंग है, स्टेक के अंदर एक पाथ को डिसाइड कर दिया जाता है। तो आगे लिखेंगे इसके अंदर अपन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बग ट्रैकिंग का उपयोग एल्गोरिदम में किया जाता है। एल्गोरिदम में ही क्यों किया जाता है? एल्गोरिदम में इसलिए किया जाता है क्योंकि एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है और एक लिमिट होती है जहां पर जाके उसकी स्टेप कंप्लीट हो जाती है। उसी प्रकार से जो बग ट्रैकिंग है वह एल्गोरिदम के इस एल्गोरिदम में कार्य करती है। आगे की पॉइंट लिखेंगे। आगे वाला पॉइंट क्या है इसके अंदर, इसमें किसी डेटा या स्टेक के लिए एक पथ या रास्ता डिसाइड या घोषित कर दिया जाता है। जिस प्रकार से हमें पता है यहाँ अपने घर से स्कूल जाने के लिए एक पाथ डिसाइड है, उसी तरीके से इसके अंदर क्या होता है, डेटा या स्टेक के लिए एक रास्ता डिसाइड कर दिया जाता है कि इस रास्ते से अपना डेटा या स्टेक जाएगा। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं, अपन इसके अंदर
घोषित कर दिया जाता है। इसके अंदर लिखना है जो कि एक टारगेट तक सीमित होता है, जो कि क्या है, हमारे पास एक टारगेट होता है, वहां तक सीमित एरिया होता है, उसके अंदर ही ये वर्क करता है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करते हैं, ये ग्राफ होता है जिसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर एक ग्राफ है, उसके अंदर क्या है, लिमिटेशन होती है कि इस तरीके का यहाँ तक जाएगा, जिसके अंदर x के भी पॉइंट होंगे और x और y दो निर्देशांक है, उनकी लिमिटेशन। इसके अंदर क्या होता है, आगे बात करते हैं। एक ग्राफ में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक ग्राफ में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का रास्ता पता कर लिया जाता है। पॉइंट तक का रास्ता फिक्स रहता है। x के निर्देशांक और y के निर्देशांक यदि हमें पता हो तो हमें यह पता लग जाता है कि इस x की इतनी लिमिट है और y की इतनी लिमिट है। इसलिए क्या होता है, एक ग्राफ में एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट है, वहां तक का जो रास्ता है वो हमारे पास फिक्स रहता है। ठीक है, अब मेन पॉइंट आता है कि बग ट्रैकिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। अब देखो यहां से बग ट्रैकिंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि स्टैक में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने तथा दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट तक आ सके। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, बग ट्रैकिंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि स्टैक में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने तथा दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट तक आने के लिए ही बग ट्रैकिंग का प्रयोग किया जाता है। ऐसे एग्जांपल देख लो, x और y इसके कोऑर्डिनेट से, ये x हो गया, ये y हो गया। जिस तरीके से मैंने लिया इस तरीके से ये 3 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, डैश डैश डैश, ये 1, ये 2। ठीक है, तो कैसे ग्राफ बनेगा इसका, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तो इस तरीके के वाला अपने पास एक लिमिटेड एरिया हो गया। ठीक है, तो ये जो एक लिमिटेशन है, अब आप यहाँ से यहाँ तक जाओ, यहाँ से यहाँ तक जाओ, यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देन इस प्रकार से ये बग ट्रैकिंग का प्रयोग किया जाता है स्टैक में। ओके गाइस, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है, स्मृति या मेमोरी। ठीक है, स्मृति या मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखो क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको, प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें प्राथमिक यानी प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है, जो हमें
स्टैक के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, मेमोरी की बात कर रहे हैं। मेमोरी क्या कार्य करती है? मेमोरी ये कार्य करती है, किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें प्राथमिक यानी प्राइमरी मेमोरी, जो इंटरनल मेमोरी लगी होती है, उसकी आवश्यकता होती है। मोबाइल के अंदर हम किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं, कोई सी भी ऐप खोलते हैं अपन, उसके अंदर क्या है कि हमें सबसे पहले वो स्टोर कहाँ होता है? प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी में स्टोर होता है। इसके लिए हमें कौन प्रदान करता है? स्टैक के द्वारा वह मेमोरी हमें प्राप्त हो जाती है। ओके, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है? अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जोड़ने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप आओ, देखो। आगे बात करते हैं अपन, ये स्टैक यहाँ पर अपना कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं क्यू की। नेक्स्ट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा इसके अंदर एग्जाम में। क्यू या क्यू, देखो क्यू क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्यू कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है। क्यू आपको पता होना चाहिए, क्यू नॉन प्राइमेटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्यू एक नॉन प्राइमेटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लिफो, जो वो सॉरी स्टैक है, लिफो पर कार्य करता है। और ये है फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, दिमाग में बैठा लेना, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। स्टैक एक नॉन प्राइमेटिव डेटा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्राइमेटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फीफो के सिद्धांत पर कार्य करता है। फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट मीन्स जो पहले आया वही पहले जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक एग्जांपल की बात बताता हूँ। एक ट्रेन है हमारे पास, जो पहले ट्रेन के अंदर टिकट लेने वाली लाइन होती है, जो पहले आता है वही पहले ट्रेन में चढ़ता है, जो अंत में आएगा वही लास्ट के अंदर ट्रेन में जाएगा। इसको नोट कर लो, देन आगे चलते हैं अपन। ठीक है, आगे पॉइंट बना के लिखिएगा। क्यू में जो डेटा सबसे पहले ऐड होता है वह सबसे पहले रिमूव किया जाता है, तथा सेकंड पॉइंट, तथा जो डेटा सबसे अंत में ऐड होता है वह डेटा सबसे अंत में रिमूव किया जाता है। समझ में आ गया आप लोगों के? जो डेटा, जैसे इस तरीके का डेटा है, जो सबसे पहले ऐड होगा, ये ऐड होगा A B C, ये सबसे पहले ऐड किया मैंने इस डेटा को, तो ये सबसे पहले
रिमूव किया जाएगा, या फिर ए बी सी है, इस डेटा को मैंने ऐड किया सबसे पहले, तो सबसे पहले इस डेटा को ही रिमूव किया जाएगा। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लो एक बार, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे चले। नेक्स्ट पॉइंट, क्यू एक खुला डेटा स्ट्रक्चर है, यानी ऐसे एक डेटा स्ट्रक्चर है, यहाँ से भी खुला और यहाँ से भी खुला है। ये जो डेटा इसके अंदर ऐड होगा वो इस तरीके से होगा इसके अंदर, और कोई भी एलिमेंट आएगा तो वो इस तरीके से इसके अंदर ऐड होता जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब अपन बात करेंगे, दोनों तरफ से खुला है ना, इसलिए क्यू में दो एंड होते हैं। पहला होता है रियर एंड और दूसरा होता है फ्रंट एंड। याद होगा स्टैक के अंदर हमारे पास क्या था, टॉप एंड, जिसके द्वारा हम डेटा को डिलीट भी करते थे और उसको ऐड भी करते थे। लेकिन इसके अंदर हमारे पास दो एंड है, जिसके द्वारा हम ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी किया जा सकता है। ये चीजें बता दी मैंने आपको। ठीक है, अब बात करते हैं अपन रियर एंड। रियर एंड में क्या होता है, रियर एंड के अंदर क्या होता है, कोई भी डेटा होता है ना, या कोई भी आइटम है, आइटम को ऐड किया जाता है। अब ये मत पूछना कि सर किसके अंदर ऐड किया जाता है, जब क्यू की बात कर रहे हैं अपन तो क्यू में ही ऐड किया जाएगा। दूसरा आता है फ्रंट एंड, इसमें क्या आता है, ये क्या काम है, आइटम को रिमूव किया जाता है। ठीक है गाइज, रियर एंड आएगा तो ऐड किया जाएगा और फ्रंट एंड आएगा तो रिमूव किया जाएगा। एग्जाम के अंदर आ सकता है रियर एंड और फ्रंट एंड क्या होता है। बेसिकली अपन 0 लेवल से चल रहे हैं, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। अब अपन बात करेंगे इसके ऑपरेशन की, लेकिन एक तरीका और मैं बताऊं, यदि आप डायग्राम से समझना चाहते हो तो आपके लिए डायग्राम भी बना दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोई भी डेटा आता है अपने पास में, यदि इसको हटा लें अपन तो बात करते हैं, ये इसका बैक पोर्शन हो गया और ये इसका फ्रंट हो गया। जिस तरीके से मोबाइल के अंदर फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा होता है ना, उसी तरीके से इसके अंदर है। यहाँ से कोई भी डेटा है, जैसे मैंने माना ए बी सी, यहाँ पर पहले से ही कोई डेटा है। ठीक है, अब मेरे को ये डी डेटा है वो डालना है, तो सबसे पहले कहाँ, रियर के अंदर ऐड करने के लिए हमारे पास रियर आएगा, तो ये नेक्स्ट पोजीशन के अंदर क्या आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ए बी सी और ये यहाँ पर डी आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया, यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब आगे बात करते हैं इसके ऑपरेशन की, कि कौन कौन से ऑपरेशन इसके अंदर वर्क किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्यू के ऑपरेशन। जिस प्रकार स्टैक के अंदर जो ऑपरेशन थे वो 2 टाइप्स के थे, क्यू के अंदर भी हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एन क्यू और दूसरा है बी क्यू। ओके, अब अपन इसकी बात करेंगे कि एन क्यू क्या होता है और डी क्यू क्या होता है इसकी ऑपरेशन की। फिर कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने, किसी बच्चे ने बताया था मुझे
कि सर 4 होते हैं। बेसिकली जो ऑपरेशन है वो 2 ही टाइप्स के होते हैं। फंक्शन की बात करेंगे अपन बाद में, पहले ऑपरेशन। एन क्यू हिंदी में लिखने की नीड नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, फिर भी लिख देते हैं एन क्यू। ठीक है, एन क्यू के अंदर क्या करते हैं, देखो क्या डेफिनेशन बनेगी। क्यू में किसी भी डेटा को जोड़ना या ऐड करना एन क्यू कहलाता है। समझ में आया? बेसिकली क्या ध्यान रखना है, जोड़ना और ऐड करना। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यू में भी क्या है, एन क्यू में भी क्या है, एन क्यू में फ्रंट एंड व रियर एंड दोनों होते हैं। यह आपका एन क्यू यहाँ कंप्लीट होता है। आप चाहते हो कि इसकी एल्गोरिदम बताई जाए तो एल्गोरिदम भी अपन बता देंगे। ठीक है, चलो एल्गोरिदम की बात करते हैं पहले। जिस प्रकार से अपन ने स्टेक में पढ़ा था उसी प्रकार से अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। एल्गोरिदम बता रहे हैं अपन। स्टेप फर्स्ट, इफ द स्टेक इज फुल। इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सीधी सी लैंग्वेज है। इफ द स्टेक इज फुल, यदि स्टेक फुल होता है। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे अपन, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे हैं, ओ सॉरी यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं क्यू और लिख रहे हैं क्या, स्टेक। ठीक है, अब सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ द क्यू इज फुल, अब क्या अपन प्रोसेस करेंगे इसकी और फिर प्रोसेस करेंगे। यदि फुल है तो फुल होने का मतलब क्या होता है, ओवरफ्लो। ठीक है, प्रोसीजर ओवरफ्लो हो जाएगी और फिर इसके अंदर एरर आएगी, देन एग्जिट कर देंगे अपन इसको। वेरी इंपॉर्टेंट एल्गो है, एग्जाम के अंदर चांस बनता है, वैसे नहीं आएगा फिर भी चांस बनता है, इसलिए आपको समझाया जा रहा है। सेम वही चीज है, स्टेक के अंदर अपन स्टेक लिख रहे थे यहाँ पर क्यू की जगह, और स्टेक की जगह यहाँ पर अपन क्यू लिख रहे हैं। बाकी सेम प्रोसीजर है। यदि आपने एक भी याद कर लिया ना तो दोनों आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो फुल की बात कर ली, अब एमपीटी की बात करेंगे, खाली की। इफ द क्यू इज, यदि क्यू है वो एमपीटी होता है तो क्या करेंगे, अब इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट रियर पॉइंटर, इंक्रीमेंट करेंगे रियर पॉइंटर का 2 पॉइंट। नेक्स्ट एमपीटी, नेक्स्ट एमपीटी क्या करेंगे, स्पेस, आगे वाले स्पेस पर जाएंगे। देखो क्या बताया मैंने, यदि क्यू फुल है, यदि क्यू फुल होता है तो उसको प्रोसेस कर देंगे, यानी वह फुल भर जाएगा और फिर उसके अंदर एरर निकालेंगे अपन और फिर उसको बंद कर देंगे। यदि क्यू इज एम्प्टी, यदि क्यू खाली होता है तो क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, उसको बढ़ाएंगे अपन और रियर पॉइंटर से, रियर पॉइंटर का मतलब क्या था, ऐड करना। रियर पॉइंटर के द्वारा अपन ऐड करेंगे उस पॉइंट को और नेक्स्ट पोजीशन पर जाएंगे जहां पर हमारा स्पेस खाली है।
ठीक है, आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। स्टेप 4 की बात करेंगे। स्टेप 4, अब क्या करेंगे, ऐड डेटा एलिमेंट इन एमपीटी क्यू। क्यू की बात कर रहे हैं तो क्यू की बात करेंगे अपन, स्टैक की बात नहीं करेंगे। क्यू लोकेशन, उस लोकेशन पर, ठीक है। आगे बात करते हैं, कहां पर करेंगे, वेयर द डेटा इन एमपीटी रियल पॉइंट। ओके गाइज, ऐड करेंगे डेटा एलिमेंट्स को जहां पर खाली है हमारे पास डेटा, उस लोकेशन पर वेयर द डेटा इज एमपीटी। ऐसी जगह हम डेटा को ऐड करेंगे जहां पर हमारे पास स्पेस बच रहा है, खाली है, उस जगह ही अपन रियर के द्वारा ऐड कर दिया जाएगा डेटा। ठीक है, अब देखो स्टेप 5 आती है। स्टेप 5 की बात करेंगे। स्टेप 5 में क्या होगा, ये सब कुछ कर दिया अपन ने, तो उसके बाद रिटर्न सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यही आशा करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करोगे, देन मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा आपको। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने एक परिवार के चैनल को। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं इसके अंदर डायग्राम। तो आपको पता ही है कि क्या डायग्राम है, ये सी, ये बी, ये ए। ठीक है, यहाँ से कोई डेटा आ रहा है अपने पास में, इसका डी, ये आपको पता है। बैक, बैक का मतलब क्या होता है, रियर, और ये फ्रंट। ओके, नेक्स्ट पोजीशन में क्या होगा, डी बी अपने पास यहाँ आ जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये सी, ये बी एंड ये ए, वही फ्रंट यहाँ आ जाएगा, एंड बैक या रियर। इस तरीके से ये प्रोसेस है, ये समाप्त होती है। अब आगे अपन बात करेंगे डी क्यू की। ठीक है, ठीक है, बात करेंगे डी क्यू की। ठीक है, डी क्यू क्या बात करेंगे, देखो क्यू में से किसी डेटा एलिमेंट को रिमूव करना ही डी क्यू कहलाता है। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, डी क्यू का मीनिंग यही है, ये सेकंड था इसका ऑपरेशन में। क्यू में से किसी डेटा एलिमेंट्स को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, डी क्यू कहलाता है। आज की क्लास यही समाप्त करेंगे अपन। आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और पूरा का पूरा वीडियो आपको अच्छी तरह देखना है। किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर एरे के अंदर जो 2D एरे था उसके अंदर कुछ था, शायद 2 और 3 जो एलिमेंट्स थे वो समझ में नहीं आया, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार नहीं 2 बार देखो उस एरे वाले वीडियो को। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको समझा दूंगा। आपका क्या काम है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोर्स की टेंशन मत लेना, पूरा का पूरा कोर्स एग्जाम से पहले 10 दिन पहले आपका कोर्स करवा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, मस्त रहो।